हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़। और ये आपके जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये आपके 3 दिसंबर के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो दिसंबर 2019 के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप जून के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई होप ये सारी सीरीज़ आप देखेंगे। तो अभी तक मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ करवा दिए हैं, उनके लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की टू इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। इनमें से कौन सा मतलब ये सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो की हो सकता है इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको बोला जाए कि कौन सा ऑप्शन की हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझना होता है कि जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो ऑप्शन चूज़ करना, जो राइट ऑप्शन है वो चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हमेशा ध्यान रखा करिए, जब भी किसी भी ऑप्शन को की बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि ये आपका इम्पोर्टेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर बाकी फैक्टर्स को हटा दें तो काम चलेगा, बट अगर ये जो की है इसको आप नहीं हटा सकते हैं, इस की फैक्टर को नहीं हटा सकते हैं। इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। दूसरी चीज़ एक और है, जो एक और तरीका है वो ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड ऑन होगा। जो ऑलरेडी आपके ऑप्शंस दिए हैं उनमें से इस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे, मान लीजिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो इसमें बाकी ऑप्शन से ज़्यादा कुछ होगा, ठीक है। हो सकता है इसमें ऑप्शन आपका ए इंक्लूडेड हो और उसके अलावा कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, या हो सकता है इसमें आपका ऑप्शन सी इंक्लूडेड हो और उसके साथ कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये ट्रिक होता है आपको इस तरीके का जो की वाला क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने का। या मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया, ऐसा कुछ पूछ लिया जिसमें सारे ऑप्शन आपके सही दिख रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई भी हो सकता है, बट होगा कौन सा उसको हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आपका टीचर मीडिएटेड डायलॉग विच हेल्प्स लर्नर्स रीस्ट्रक्चर व्हाट इज़ बीइंग लर्नड। मतलब टीचर एक ऐसा डायलॉग करे, मीडिएटेड डायलॉग करे, जहाँ पर वो जो लर्नर्स हैं उनको हेल्प करे कि वो रीस्ट्रक्चर कर पाएँ जो उसने सीखा हुआ है। तो यहाँ पर फोकस किस चीज़ पे है? यहाँ पे फोकस है आपका टीचर मीडिएटेड डायलॉग पे। तो आपको पता है कि जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग एक प्रोसेस ही ऐसा है जहाँ पर डायलॉग तो होगा ही होगा। अगर हम डायलॉग वाली टीचिंग नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो टीचिंग क्या है, वो आपकी ट्रेडिशनल टीचिंग है और वो लर्नर्स फोकस टीचिंग नहीं है। तो ये एक ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, बट क्या ये की है, क्या ये इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर की है? तो हम ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि यही आपके इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर की है, क्योंकि हर एक तरीके की टीचिंग में डायलॉग होता ही है। वहाँ पर टीचर रहता है जो मध्यस्थता करता है, जो मीडिएटेड करता है, मीडिएटर होता है और मीडिएटर की तरह वो डायलॉग करता है अपने स्टूडेंट्स से। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है electing clarification ऑफ एन आंसर गिवन बाय स्टूडेंट्स। तो ये भी आपका एक पॉजिटिव हुआ, बट क्या सिर्फ यही है कि अगर किसी स्टूडेंट ने कोई आंसर दे दिया तो आप उसको क्लैरिफाई करें? क्या टीचिंग का सिर्फ यही एक इफेक्टिव बिहेवियर हो सकता है, या ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टीचिंग बिहेवियर में? तो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने कोई आंसर किया तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्लैरिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सकता है आपने ऑलरेडी वो टॉपिक बच्चों को पढ़ाया हुआ है और आप क्लैरिफिकेशन नहीं करना चाहते हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सॉलिसिटिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट। क्या ऐसा ज़रूरी है कि आप कोई रिस्पॉन्स दे रहा है या कोई सोल्यूशन दे रहा है तो उसके बारे में और ज़्यादा उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दीजिए या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दीजिए? अब ये भी आपका ज़रूरी नहीं है, ये भी आपका की नहीं है इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप टीचर हैं तो आपको पता होगा कि कितनी इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडेंट्स को देनी है, ठीक है। हमें पता है कि हम इन्फॉर्मेशन को किसी बाउंड्रीज़ में नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपकी इनफाइनाइट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और उसको हम नहीं डिफ़ाइन कर सकते, उसको हम बाउंड्री नहीं दे सकते उस चीज़ को। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं टीचर को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, ये उसका डिसीजन होता है। तो ये भी आपका इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर को हम नहीं बोल सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ पे आते हैं, जो कि आपका ऑप्शन
बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। प्रमोटिंग लो एरर रेट, हाई सक्सेस, कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, सेल्फ एस्टीम एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी, ऑप्शंस जो बाकी दिए हुए हैं उससे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें लो एरर रेट को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें हाई सक्सेस रेट को प्रमोट करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बोला कि कंट्रीब्यूटिव टू इंक्रीज्ड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का जो इंक्रीज लेवल है उससे उसका मतलब ये अगर हम लो एरर रेट रखेंगे तो इससे आपका जो स्टूडेंट होगा वो इंक्रीज होगा, उसका सेल्फ इस्टीम इंक्रीज होगा, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि हमें काफ़ी सारे फैक्टर्स को मिलाकर इस ऑप्शन को बनाया गया है। सेल्फ इस्टीम को इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये लो एरर रेट की बात कर रहे हैं, हाई सक्सेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपका करेक्ट आंसर डी होता है, क्योंकि ये सारे ही बिहेवियर इफेक्टिव टीचिंग के आपके लिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक इफेक्टिव बिहेवियर है टीचिंग के लिए, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 बनता है यहाँ पर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फॉर एनकरेजिंग लर्निंग टू लर्न द एम्फेसाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि लर्निंग टू लर्न मतलब सीखने के लिए सीखना, ठीक है, सीखने के लिए या सीखने के लिए लर्ना सीखना, ये आपका लर्निंग टू लर्न जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बहुत बातें होती हैं, और ये आपका क्या है, ये कब हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यूज़ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी गैजेट्स, क्या सिर्फ हम अपने स्टूडेंट्स को अगर टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स दे देते हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजीज़ के इक्विपमेंट दे देते हैं, तो क्या वो सीख पाएंगे, या क्या उनका सीखना हो पा रहा है, ठीक है, या उनको जो सिखाया जा रहा है उससे वो सीख पा रहे हैं, ठीक है, क्या दे आर विलिंग टू लर्न और दे आर लर्निंग टू लर्न बाय जस्ट बाय हैविंग दोज टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स और इक्विपमेंट्स। तो ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गैजेट्स के थ्रू ही वो हर चीज़ सीख पाएँ। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इस तरीके से टीचिंग को ऑर्गेनाइज करना कि आगे जो टीचिंग हो वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी प्रोवाइड करे कि लर्निंग का ट्रांसफ़र हो पाए। तो आपको खुद पता है कि जब तक हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तब तक वो कभी सीख नहीं पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उनके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटीज़ हो कि वो लर्न कर पाएँ, वो लर्निंग से भी जो उनको टीचिंग प्रोवाइड हो जा रही है उससे भी उनको कुछ लर्न करने का हेल्प मिले, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, तो ऐसी कंडीशन में हमें उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होगी जिससे वो लर्निंग जो प्रॉपर हो रही है वो ट्रांसफ़र हो पाए। तो हमारी टीचिंग इस तरीके से होनी चाहिए जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें ताकि उनको आगे और ज़्यादा लर्न करने का मौका मिल सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब भी हम टीचिंग करते हैं तो हमेशा हम ओपन टीचिंग के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं। ओपन टीचिंग हम क्यों प्रेफरेंस देते हैं? ताकि हमेशा कोई ना कोई स्कोप हो कुछ नया जानने का, कुछ नया सीखने का। इसी को हम अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, इसी को हम क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इन लर्निंग बोलते हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप चाहते हैं कि अगर आप एनकरेज करना चाहते हैं कि लर्निंग टू लर्न वाला फिनोमेना आपकी क्लास में एनकरेज हो। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन असाइनिंग टास्क टू बी मास्टर्ड बाय स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, बट मैं बाकी ऑप्शंस भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि असाइन टास्क टू बी मास्टर्ड बाय स्टूडेंट, अगर आप सिर्फ उनको टास्क देते रहेंगे तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो आगे हमेशा सीख पाएँ, क्योंकि उनके लिए एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ करने से ही, सिर्फ प्रैक्टिस से ही नहीं चीज़ें क्लियर होती हैं, सिर्फ टास्क करने से ही नहीं क्लियर होंगी, बल्कि हमें उनको सिखाना भी पड़ेगा। फ्रीक्वेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड, टेस्ट अगर आप कंडक्ट करते हैं तो क्या वो सीख पाएंगे? टेस्ट एक तरीके का कहीं ना कहीं उनके ऊपर तब उनके लिए अच्छा होगा जब वो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन हो, जब वो सीखें और उसके साथ टेस्ट दें, ना कि सिर्फ आप उनको फ्रीक्वेंटली टेस्ट ही दिलाते रहें। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन 2, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ असेसमेंट द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ऑप्टिमम। अब यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन 2-3 बार से काफ़ी ज़्यादा नेट में पूछा जा रहा है। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता क्या है, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। हमेशा एक छोटी सी चीज़ याद रखिए, इंट्रिंसिक मतलब होता है अंदर से, इनसाइड,
एक्सट्रिंसिक मतलब होता है बाहर से और एक्सटर्नल। इतना अगर आप याद रखेंगे तो कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन जो जिसके वजह से इंसान सेल्फ मोटिवेटेड हो, वो उसके अंदर से क्रिएट हो, ठीक है, उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, किसी तरीके का रिवॉर्ड ना दिया जाए, उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जिसमें हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर पे ये बेस्ड होता है और किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमें वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे आप अपने स्टूडेंट को बोलिए कि आप अगर आज वर्क कंप्लीट कर लोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी, ठीक है, कोई बच्चा आपने उसको ये बोला, तो ये क्या है, ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। बट अगर वो बच्चा खुद से कहता है कि अगर मैं वर्क कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे क्लास में प्रेज़ मिलेगी, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। अब कौन सा ऐसा असेसमेंट होता है जहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, तो हमेशा याद रखिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका जो होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन होता है, वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है, उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ऐसा क्यों है, ऐसा रीज़न क्या है इसका, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें पता है कि किस तरीके से होता है। ये जब हम सीखते रहते हैं, जब हमारी लर्निंग की प्रोसेस चल रही होती है, तभी ये आपका असेसमेंट होता है। ऐसे में क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे मैं आपकी रेगुलर क्विजेज़ ले रही हूँ, तो रेगुलर क्विज में क्या हुआ कि आपने एक पर्टिकुलर नंबर आप लेकर आए, फिर हमेशा आपको ये लगेगा कि मुझे इससे ज़्यादा बेटर करना है। जैसे आउट ऑफ 10 आपको 5 आए कभी, फिर अगले दिन आपको लगेगा कि मुझे और ज़्यादा इससे बेटर करना है, मैं अगले टेस्ट में और अच्छा परफॉर्म करूँगा। आपने 6 स्कोर किया, उसके बाद आपको फिर अगेन ये फील हुआ कि अरे मेरे 6 आए हैं, अब मुझे अगेन इसके लिए फिर से दोबारा मैं टेस्ट दूंगा और मैं और अच्छा परफॉर्म करूँगा। ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन में हमेशा और हमेशा आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। बाकी की अगर हम बात करें समेटिव असेसमेंट, ये एकदम लास्ट में होता है आपका। वहाँ पर आपको पता है करो या मरो वाली हाल हो जाती है कि अगर आपको नंबर लाने ही लाने हैं और अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो वहाँ पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका लास्ट एग्जामिनेशन है, वो आपने सीख लिया, उसके बाद एग्जामिनेशन लिया जा रहा है कि आपने कितना सीखा है। अगर आपके उसमें कम भी आते हैं तो भी आप उसको चेंज करके दोबारा नहीं सीख सकते हैं अनटिल अनलेस आप फेल हो जाएं। तो ये इस तरीके से समेटिव असेसमेंट भी आपका काम नहीं करता है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं प्रोवाइड करता है। नॉर्म रिफर्ड बेस्ड अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो जहाँ पर हम ऑलरेडी सेट नॉर्म पे किसी स्टूडेंट को टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई इंट्रिंसिक मोटिवेशन वहाँ पर नहीं होता है। और बेसिकली अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं जो मैं कह सकती हूँ कि उनको ये इंक्लूड करना चाहिए, जो क्वेश्चन से रिलेटेड है या उसको इंक्लूड करना चाहिए, जैसे आपका फॉर्मेटिव और समेटिव हो गया। बाकी कंप्यूटर टेस्टिंग बेस्ड असेसमेंट और नॉर्म रिफर्ड बेस्ड टेस्टिंग असेसमेंट ये आपका जस्ट इसलिए इंक्लूड किया गया है कि आपके ऑप्शन 4 हो जाएं, ठीक है। इससे ज़्यादा इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। और सिर्फ 2 चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं जहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन की हम बात कर सकते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स की हम बात कर सकते हैं, वो आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव हो गया। नॉर्म रिफर्ड एंड कंप्यूटर टेस्टिंग बेस्ड असेसमेंट इसलिए इन्होंने इंक्लूड किया ताकि आपके ऑप्शंस 4 बने। और अगर हम ये बात करें कि कौन सा ऐसा आपका एग्ज़ाम होता है, कौन सा ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, तो हमेशा याद रखिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है आपका वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेस्ड होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिपिक्ट्स आउटकम बेस्ड करिकुलम डिज़ाइन फॉर कॉलेज लेवल टीचिंग प्रोग्राम। इनमें से कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो कि डिपिक्ट करता है करिकुलम बेस्ड डिज़ाइन का एक कॉलेज लेवल टीचिंग प्रोग्राम में। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सीक्वेंस लगाना है, ठीक है। डिफरेंट सीक्वेंस में चीज़ें दी हुई हैं, सीक्वेंस लगाना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, पहले तो पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। जो सीक्वेंस है उसमें क्या क्या स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला आपका स्टेप 1 दिया हुआ है, पहला तो मैं नहीं बोलूँगी बट एक स्टेप आपका दिया हुआ है कंटेंट का, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कंटेंट। एक आपका टीचिंग लर्निंग आउटकम की बात की गई है, TO लिख देते हैं इसको। एक इवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम दिया हुआ है, तो हम इसको डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम बोल देते हैं, जिसको हम चाहते हैं, जो हम आउटकम पाना चाहते हैं, ठीक है। और टीचिंग लर्निंग असेसमेंट आपका आ गया, उसके बाद इवैल्यूएशन आ गया एंड कंटेंट आ गया। इसके बाद इन्होंने यही सारी चीज़ें इन्होंने बार बार इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किए हुए हैं। तो हमें पता है कि जब भी हम करिकुलम डिज़ाइन की बात करते हैं या हम किसी भी टीचिंग प्रोग्राम की बात करें, जब आप टीचिंग प्रोग्राम के लिए कोई करिकुलम को बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे आपके लिए एक पर्टिकुलर कोर्स बनाना है, तो मैं पहले क्या ध्यान दूंगी, पहले इस चीज़ पे ध्यान दूंगी कि इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं इस कोर्स को क्यों डिज़ाइन कर रही हूँ।
तो वो ऑब्जेक्टिव आपका वो होगा, वो चीज़ होगी जो हमें लास्ट में अकम्प्लिश करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4 ये 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ये जो 4th स्टेज है इसी को हमें अकम्प्लिश करना है। इसी को ध्यान में रखकर हम फर्स्ट स्टेप डिज़ाइन करेंगे कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो आपका डिज़ायर्ड होता है, ठीक है, वो हमेशा आपका फर्स्ट आता है कि हमें क्या हमारा डिज़ायर है, क्या हम कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका डिज़ायर लर्निंग आउटकम तो पहला होना चाहिए कि आपको क्या लर्निंग आउटकम चाहिए, जो आपने कोर्स लॉन्च किया है उससे आप क्या चाहते हैं। उसके बाद जब आपके एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएंगे, उसके बाद आप कंटेंट पे फोकस करोगे कि आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को। पहले मैंने कोर्स यहाँ पे डिज़ाइन किया, ठीक है, ये सोच के कि आपको नेट क्वालिफाई करना है या JRF निकालना है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसी बेसिस पे कोर्स को डिज़ाइन किया। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी, वहाँ पे मैं कंटेंट को डिज़ाइन करूँगी या कंटेंट बनाऊँगी या फिर कंटेंट को रखूँगी, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप आपकी ये आ गई कंटेंट वाली। थर्ड आपका आ गया टीचिंग लर्निंग असेसमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करते हैं कि आपको जो कंटेंट पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया या नहीं आया। इसके लिए आपके पास MCQs होते हैं, प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, आपको वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपका असेसमेंट हो गया। और फाइनल आपका क्या होता है, फाइनली आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस आता है, जो आपका फाइनल जब आप उसके बाद जब पता चलता है कि आपने आखिर में चीज़ को अचीव किया या नहीं किया। मतलब आप इसको असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, सिंपल इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, जहाँ पर हम ये चीज़ करते हैं जो हमें पता चलता है कि चीज़ को हमने अचीव की या नहीं की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिज़ायर लर्निंग आउटकम को डिज़ाइन करेंगे, हम क्या चाहते हैं। उसके बाद हम कंटेंट डिज़ाइन करेंगे। फिर आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा जिसमें कि आपको पढ़ाया जाएगा उस कंटेंट को। और फाइनली आपका असेसमेंट होगा जिसमें आपके MCQs होंगे और एग्ज़ाम होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या जो हमारा डिज़ायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम था, वो आपने अचीव किया या नहीं किया। तो ये आपका तरीका है। हमेशा ध्यान रखिए कि इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट एकदम लास्ट में आएगा, डिज़ायर लर्निंग आउटकम या ऑब्जेक्टिव सेट करना एकदम फर्स्ट में आएगा। उसके बाद हम कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट के बाद हम पढ़ाएंगे। पढ़ाने के पहले आप कंटेंट बनाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि पढ़ाने के बाद आप कंटेंट नहीं बना सकते हैं, आपको कंटेंट पहले चाहिए होगा। तो ये तो हमें पता ही चल गया कि हाँ भाई कंटेंट पहले आएगा हमेशा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, ये हमें पता है। इसकी पोजीशन हमें पता है, इवैल्यूएशन की पोजीशन हमें पता है। बचा आपका एक फर्स्ट कि डिज़ायर लर्निंग आउटकम आपका कहाँ आना चाहिए, तो वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज डिज़ायर लर्निंग आउटकम, देन कंटेंट, देन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस होना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में ना दिया हो, सिर्फ टीचिंग लर्निंग दिया हो ताकि आप कन्फ्यूज़ हो। और आपका नेक्स्ट है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑप्शन 5 के बारे में, मतलब क्वेश्चन 5 के बारे में। आइडेंटिफाई दोज फीचर्स ऑफ लर्नर बिहेवियर विच आर एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। अगेन ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स दिए हुए हैं एक लर्नर के, और लर्नर बिहेवियर के ऊपर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर की बात हम कर सकते हैं। और इसको एसोसिएट किया है इन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग की। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग की अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग वो होता है जब हम जो स्टूडेंट है हमने उसको पढ़ाया अगर, तो वो उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए, उसको प्रैक्टिकल करके देख पाए, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए, वही आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होती है। तो किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में एक स्टूडेंट का। पहला है आपका द स्टूडेंट रेंडर्स फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन इन हिज और हर ओन वर्ड। अगर किसी फैक्ट को या इन्फॉर्मेशन को कोई स्टूडेंट अपने वर्ड में डिस्क्राइब कर लेता है तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग है? जी हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग है, क्योंकि वो अपने वर्ड में अपने आप से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मेमोरी लेवल होती तो वो सिर्फ उसको रटा रटा सेम सीक्वेंस में बता देता, रट के चीज़ों को बताता, अपने वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाता। द स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल्स द फैक्ट्स टॉट। स्टूडेंट उन सारे फैक्ट्स को जो उसको बताए गए होते हैं उसको इमीडिएटली रिकॉल कर लेता है। ये आपका करेक्ट नहीं है। ये हम करते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग में, जहाँ पर हम चीज़ों को याद करते हैं। जब हम याद करते हैं तभी हमें चीज़ें फैक्ट्स 1 बाय 1 याद रहती हैं और हम उनको तुरंत रिकॉल कर लेते हैं। जहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं वहाँ पे हमें उसका आउटकम पता होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ का प्रोसेस बताया गया है, आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर
मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, लैंप बनाते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक लैंप कैसे बनाएंगे ये आपको बता दिया गया, प्रोसेस बता दिया गया। आपको वहाँ पे रटाया नहीं गया है कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। आपको ये बता दिया कि हाँ, आपको बैटरी होनी चाहिए, आपके पास वायर होना चाहिए, उसको कनेक्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद आप उसको बल्ब से जोड़ दीजिए, उसके बाद आपका ये लैंप तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरीके का एक प्रोसेस आपको बताया जाता है, ना कि स्टेप बताया जाता है। तो यहाँ पर आपको फैक्ट्स और ना ही फैक्ट्स बताए जाते हैं कि 40% कंजम्पशन, फैक्ट्स आपको याद करने हैं, 40% कंजम्पशन हो रहा है, 60% ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस तरीके की चीज़ें आपको रटनी तब होती है जब आप मेमोरी बेस्ड टीचिंग करते हो। जब आप चीज़ों को समझते हो तो वहाँ पर आप तुरंत फैक्ट्स नहीं याद करके बता सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कोई चीज़, ठीक है, कि बताओ तुमने एक लैम्प बनाया था, वहाँ पर कितना जो वॉट है कितना यूज़ हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ हो रही थी। तो ऐसे में जब आपने अगर चीज़ों को समझा है तो आपको हो सकता है फैक्ट्स ना याद हों, तो ये तो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, द स्टूडेंट गिव्स हिज और हर ओन एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अ पॉइंट। तो ये आपका करेक्ट है। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अपने आप से अपने खुद के एग्जाम्पल देता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसका मतलब ये है वो तभी एक्सप्लेन कर सकता है जब उसने चीज़ों को समझा हो, तो ये आपका अप्लीकेबल होगा। तो ए हो गया, सी हो गया। ए सी देख लेते हैं किसमें, ए सी इसमें है और ए सी इसमें है, तो ये दोनों तो आपके कट गए। नेक्स्ट है आपका, द स्टूडेंट इंटरप्रेट्स द मीनिंग इन वेरियस वेज। एक स्टूडेंट किसी भी मीनिंग को बहुत सारे तरीकों में उसको मतलब बताता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी भी करेक्ट है। अगर कोई स्टूडेंट किसी चीज़ को, किसी एक सॉल्यूशन को बहुत तरीकों से बता सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने चीज़ों को अच्छे से समझा है। अगर वो समझा है तभी वो उसको डिफरेंट वेज से इंटरप्रेट कर सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं कर पाता, वो सिर्फ एक ही वे में इंटरप्रेट कर पाता जैसा कि आपने उसको पढ़ाया होगा। तो राइट आंसर आपका डी भी हो गया। अब चलिए देख लेते हैं। तो ए, सी एंड डी ये आपका, और उससे पहले भी आपका यहाँ पे आ गया था आंसर कि यहाँ पे बी भी दिया था, तो बी मैंने पहले ही कट कर दिया था, तो ये भी आपका पता चल गया था कि ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ये डी है, जिसमें ए, सी एंड डी आपका आ रहा है। तो राइट आंसर आपका 4 हो गया, ऑप्शन 4। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे टीचिंग एप्टीट्यूड के। नेक्स्ट क्लास में हम अगेन कोई दूसरा टॉपिक सॉल्व करेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके सेम ही 3 दिसंबर के इवनिंग शिफ्ट के। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।